नमस्कार बच्चों हमने 8वीं कक्षा में हिंदी की पुस्तक में भारत की खोज जो पुस्तक है उसका कार्य शुरू कर रखा है। पिछली वीडियो में हमने बच्चों पार्ट 1 व 2 पूरे कर लिए हैं। पार्ट 1 अहमदनगर का किला और पार्ट 2 तलाश। ठीक है, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। उन्होंने जब अहमदनगर के किले में बंद थे तब का उन्होंने वर्णन किया, तब उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। तो अब देखते हैं आगे पार्ट 3 में सिंधु घाटी सभ्यता में उन्होंने क्या लिखा है। पार्ट 3 जिसका शीर्षक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो आओ अब हम इसके बारे में जानेंगे कि इसके बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या लिखा है। भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है जिसके अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर हैं। दोनों स्थानों पर इन खंडरों की खोज मात्र एक संयोग थी। इस बात में संदेह नहीं है कि इन दोनों के बीच भी ऐसे बहुत से और नगर एवं अवशेष दबे पड़े होंगे जिन्हें प्राचीन मनुष्य ने बसाया होगा। प्राचीन मीन्स पुराने जो मनुष्य थे पहले के पुराने समय में। यह सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी। संभव है कि भविष्य में भी इस दूर अतीत को उद्घाटित करने का काम हाथ में लिया जाए और महत्वपूर्ण नई खोजें की जाएं। इस सभ्यता के अवशेष इतनी दूर दूर जगहों पर मिले हैं, जैसे पश्चिम में काठियावाड़ में, पंजाब के अंबाला ज़िले में। यह विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी, इसलिए यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता भर नहीं, उससे बहुत अधिक है। अब तक हम जो जान चुके हैं उसका बहुत महत्व है। सिंधु घाटी सभ्यता आज जिस रूप में मिली है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और उस स्थिति तक पहुंचने में उसे हजारों वर्ष लगे होंगे। आश्चर्य की बात है कि यह सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। धार्मिक तत्व मौजूद होने पर भी इस पर हावी नहीं थे। यह भी स्पष्ट है कि ये भारत में बाद के सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी। सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया और व्यापार किया। कुछ दृष्टियों से यह सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर थी। यह एक ऐसी नागर सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग धनाढ्य था। उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। सड़कों पर दुकानों की कतारें थी, मीन्स लाइनें थी। वह और दुकानें संभवतः छोटी थी। सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच समय के ऐसे कई दौर गुजरे हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। वैसे भी इस बीच असंख्य परिवर्तन हुए हैं, लेकिन भीतर ही भीतर निरंतरता की ऐसी श्रृंखला चली आ रही है जो आधुनिक भारत को 6-7 हजार पुराने उस बीते हुए युग से जोड़ती है जब संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी। यह देखकर अचरज होता है, मीन्स हैरानी होती है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा है जो हमें, ये देखो बच्चों आगे आपको एक तस्वीर दिखाई गई है मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार, मीन्स जहाँ पे क्या है स्नान करते थे। ठीक है, ये स्नानागार है। आगे देखिए, चली आती परंपरा और रहन सहन की, लोक प्रचलित रीति रिवाजों की, दस्तकारी की, ठीक है, यहाँ तक कि पोशाकों के फैशन की याद दिलाता है। दस्तकारी यानी कि जो कोई कारीगरी की गई हो किसी पहनने वाले पोशाक पे। यह बात दिलचस्प है कि भारत अपनी कहानी की इस भोर बेला में ही एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं बल्कि अनेक रूपों में विकसित सियाने रूप में दिखाई पड़ता है। वह जीवन के तौर तरीकों से अपरिचित नहीं है,
उसे कलाओं और जीवन की सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति कर ली है। उसने केवल सुंदर वस्तुओं का सृजन ही नहीं किया, सृजन मीन्स निर्माण, बल्कि आधुनिक सभ्यता के उपयोगी और ज़्यादा ठेठ चिन्हों, अच्छे हमामों और नालियों के तंत्र का निर्माण भी किया है। आगे अब हम देखते हैं आर्यों का आना, इसके बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के ये लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, इसका हमें अब भी पता नहीं है। ये संभावना भी है कि इनकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति थी, उसकी जड़ें और शाखाएं दक्षिण भारत में भी मिल सकती हैं। कुछ विद्वानों को इन लोगों और दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों एवं संस्कृति के बीच अनिवार्य समानता दिखाई पड़ती है, मीन्स जरूरी, अनिवार्य मीन्स जरूरी। यदि प्राचीन समय में कुछ लोग भारत में आए भी थे तो यह घटना मोहनजोदड़ो के समय से कई हजार वर्ष पहले घटी होगी। व्यावहारिक दृष्टि से हम उन्हें भारत के ही निवासी मान सकते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उसका अंत अकस्मात किसी ऐसी दुर्घटना से हो गया जिसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती। सिंधु नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है, जो नगरों और गांवों को बहा ले जाती है। यह भी संभव है कि मौसम के परिवर्तन से धीरे धीरे जमीन सूखती गई हो और खेतों पर रेगिस्तान छा गया हो। मोहनजोदड़ो के खंडर अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बालू की तह पर जमती हुई, जिससे शहर की जमीन की सतह ऊंची उठती गई और नगरवासियों को मजबूर होकर पुरानी नींवों पर ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े। खुदाई में निकले कुछ मकान 2 या 3 मंजिले जान पड़ते हैं। वे इस बात का सबूत हैं कि सतह के ऊंचे उठने के कारण समय समय पर उनकी दीवारें भी ऊंची उठाई गई हैं। हम जानते हैं कि सिंध का सूबा पुराने समय में बहुत समृद्ध और उपजाऊ था, पर मध्य युग के बाद वह ज़्यादातर रेगिस्तान रह गया। इसलिए यह मुमकिन है कि मौसमी परिवर्तनों ने उन इलाकों के निवासियों और उनके रहन सहन की पद्धति को प्रभावित किया हो, लेकिन मौसम के परिवर्तनों का प्रभाव दूर दूर तक फैली इस नगर सभ्यता के अपेक्षाकृत छोटे से हिस्से पर पड़ा होगा। हमारे पास इस बात पर विश्वास करने के कारण तो हैं कि यह सभ्यता गंगा घाटी तक या संभवतः उससे भी दूर तक फैली थी, पर इस बात का फैसला करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं। वह बालू जिसने इनमें से कुछ प्राचीन शहरों पर छाकर उन्हें ढक लिया था, उसी ने उन्हें सुरक्षित भी रखा, जबकि दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते रहे और समय के साथ खंड खंड हो गए। सिंधु घाटी सभ्यता और बाद के कालखंडों के बीच निरंतर संबंध के साथ ही इस सिलसिले के टूटने के या इसमें अंतराल के प्रमाण भी मिलते हैं। यह टूटना इस बात का भी सूचक है कि बाद में आने वाली सभ्यता भिन्न प्रकार की थी। बाद में आने वाली इस सभ्यता में शुरू में संभवतः कृषि की बहुतायत थी, क्योंकि नगर और थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी मौजूद था। खेती हर पक्ष पर जोर शायद उन नवा आगंतुकों ने दिया होगा, मीन्स जो नए आगंतुक थे या अजनबी लोग हैं उनको कहते हैं, जो आर्य थे और उत्तर पश्चिमी दिशा से भारत में एक के बाद एक कई बार में आए। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। यह भी संभव है कि इनमें इतना बड़ा समय का अंतर न रहा हो और पश्चिमोत्तर दिशा से भारत में ये कबीले और जातियाँ समय समय पर आती रही हों और भारत में जज्ब होती रही हों। सबसे पहला बड़ा सांस्कृतिक समन्वय और मेल जोल बाहर से आने वाले आर्यों और उन द्रविड़ जाति के लोगों के बीच हुआ, जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। इसी समन्वय और मेलजोल से भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, जिनमें दोनों सभ्यताओं के तत्व साफ दिखाई पड़ते हैं।
बाद के युगों में और बहुत सी जातियां आई, सब ने अपना प्रभाव डाला और फिर यही घुल मिलकर रह गए। तो आइए बच्चों, आगे अब हम प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले, जब इसकी खोज नहीं हुई थी, इसकी खोज से पहले यह समझा जाता था कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है। वैदिक युग के काल निर्धारण के बारे में बहुत मतभेद रहा है। यूरोपीय विद्वान प्राय इसका समय बहुत बाद में मानते हैं और भारतीय विद्वान पहले मानते हैं। किसका? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का। आजकल अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की ऋचाओं का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं, पर मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद से इन आरंभिक भारतीय धर्म ग्रंथों को और पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। वस्तुतः यह हमारे पास मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। मैक्स मुल्लर क्या है कि जर्मनी में, ठीक है, जन्मे प्राच्य विद्या विशेषज्ञ जिसने प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुवाद संपादन का कार्य किया है, वो है मैक्स मुल्लर। इसे आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है। भारत की समृद्ध भूमि पर प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे जिसने ईरान में अवेस्ता की रचना हुई। भारत की धरती पर उन्होंने उन्हीं विचारों का पलवन किया। वेदों और अवेस्ता की भाषा अद्भुत साम्य है। अवेस्ता क्या होता है? फारसी भाषा में इसका अर्थ है प्रार्थना। किसका? अवेस्ता का। ठीक है, और जरदृष्ट धर्म की प्राथमिक रचना है ये अवेस्ता। कहा गया है कि वेद भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृत की अपेक्षा अवेस्ता के अधिक निकट है। तो बच्चों, आज हमने पार्ट 3 में कुछ, ठीक है, कुछ पेज की हमने रीडिंग करी है। तो आपने, जहाँ तक मैंने इसकी रीडिंग करी है, आपने इसकी रीडिंग को अवश्य करना है। अगर आप इसका बार बार अभ्यास करोगे भारत की खोज की पुस्तक की रीडिंग का, तो ही आपको इस पुस्तक की समझ आ पाएगी, नहीं तो नहीं आएगी बच्चों। तो आपने बार बार इसका पठन अवश्य करना है और जितना मैंने पठन आपको करवाया है उसमें से जितने भी आपके प्रश्न उत्तर बनते हैं आपने उसको रफ नोटबुक पर फाइंड आउट करना है। धन्यवाद।